स्टूडेंट्स, अभी तक हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं। आज हमें हेलो एरीन के बनाने की विधियां पढ़नी है। हेलो एरीन आपको याद होगा कि जब हम कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ठीक है, जब हम कोई क्या लें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लें और उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाए, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। तो जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं तो हेलोएरीन बनती हैं। ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर और आप जानते हो कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसमें एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु का, ठीक है, प्रतिस्थापन होता है। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी में कौन आक्रमण करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, ठीक है, और नाभिक रागी में न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक जो होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, उनको हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक जब आक्रमण करता है तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक को हम E+ बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu+ बोलते हैं। Nu+ नहीं, Nu-। यहाँ आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये आप क्लास 11 में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11 से पढ़ लीजिए। तो यहाँ तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएरीन बनाने की विधि। तो हमने क्या लिया, एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, ये टोलीन ले ली हमने, एक टोलीन ले ली है, ठीक है। अब इस टोलीन की अभिक्रिया हमने हैलोजन से कराई, लेकिन किसकी उपस्थिति में, या तो आयरन ले लें हम या लुईस अम्ल ले लें। तो क्या होता है, यहाँ आपको पता होगा एक हाइड्रोजन छुपा है, ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ और इसकी जगह आके कौन जुड़ गया, हैलोजन परमाणु जुड़ गया। तो एक बार ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ा। आप ये भी जानते हैं ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है, जब अगल बगल के कार्बन पर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो इस स्थिति को हम ऑर्थो बोलते हैं। यहाँ और इस कार्बन पर तो ऑर्थो, और जब एक कार्बन छोड़कर तो यहाँ जुड़ा हो कोई ग्रुप तो मेटा, और यहाँ के बाद 1-2 कार्बन छोड़ के कोई ग्रुप यहाँ जुड़ा हो तो पैरा। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने कोई एक हाइड्रोकार्बन लिया, क्या लिया, टोलीन ली, और इसकी अभिक्रिया हैलोजन से कराई, लेकिन किसकी उपस्थिति में, या तो आयरन या लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो एक बार हैलोजन कहाँ जुड़ गया, ऑर्थो पर, और दूसरी बार में पैरा पर जुड़ा है। तो यहाँ पर हमें 2 समावयवी मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा। तो ये क्या है, हेलोटोलीन है, ऑर्थो हेलोटोलीन, और ये क्या है, पैरा हेलोटोलीन, क्योंकि X कहाँ जुड़ा, पैरा कंडीशन पर। एक्चुअली में ये क्या है, हमारे हेलोएरीन भी है, ये क्या है हमारा हेलोएरीन, ये भी क्या है हमारी हेलोएरीन। तो आप जानते हैं, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन एक्चुअली में सिलेबस में आपकी इसकी मैकेनिज्म क्रिया विधि है नहीं, लेकिन तब भी थोड़ी सी बताते हैं कि होता क्या है क्रिया विधि में। यहाँ क्रिया विधि में होता क्या है, इसकी क्रिया विधि में कि जो हैलोजन अणु होता है वो लुईस अम्ल की उपस्थिति में इसका समविदलन नहीं होता है, क्या हो जाता है, विषम विदलन, एक पर प्लस और एक पर माइनस चार्ज, विषम विदलन हो जाता है। क्या हो जाता है, विषम विदलन, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, हमारा ये मिल गया हमें इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके यहाँ ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ हमने सीखा कि हम हाइड्रोकार्बन की यदि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा दें तो हेलोएरीन प्राप्त होती है, ऑर्थो और पैरा हेलोएरीन बनती है। और आप जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा समावयवी में क्या होता है, गलनांक में अंतर होता है।
ऑर्थो समावयवी और पैरा समावयवी के गलनांक में बहुत अंतर होता है, इसलिए गलनांक में अंतर होने के कारण हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। देखो हमको अभिक्रिया में मिश्रण मिल गया, हमें अब इनको पृथक करना है। क्या करना है? पृथक। लेकिन इन ऑर्थो और पैरा समावयवी के गलनांक में बहुत अधिक अंतर होता है और गलनांक में अधिक अंतर होने के कारण हम इनको आसानी से पृथक सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हैलोजन है वो ले सकते हैं अपना Cl2 Br2, F2 नहीं ले सकते, मतलब हम फ्लोरीन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण, फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्या होती है, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो X2 है, अलग बात बोल रहे हैं, ये जो X2 है इसमें हम फ्लोरीन को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फ्लोरीन की अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, अभिक्रियाशीलता अत्यधिक होती है। अभिक्रियाशीलता क्या होती? अत्यधिक होती है, जिससे फ्लोरीन युक्त यौगिकों का बन ही नहीं पाते। जैसे ये हमने चलो क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ पर क्लोरीन युक्त यौगिक तो बन गए, लेकिन यदि हम यहाँ पर X2 की जगह क्या ले लें, F2 फ्लोरीन ले लें, तो नहीं ले सकते इस विधि में, क्योंकि फ्लोरीन की अभिक्रियाशीलता अत्यधिक होती है, जिस वजह से फ्लोरीन युक्त यौगिक बन ही नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं। Cl2 और Br2 आराम से ले सकते हैं, फ्लोरीन ले नहीं सकते। यदि ये क्या हो जाए, X2 को हम क्या ले लें, आयोडीन ले लें। यदि क्या ले लें, X2 को आयोडीन, तो ये अभिक्रिया रिवर्सिबल हो जाती है। उत्क्रमणीय का मतलब जानते हो, अग्र दिशा में भी चलेगी और पश्च दिशा में भी चलेगी, मतलब अभिकारक से उत्पाद भी बनेंगे और उत्पाद से प्रोडक्ट भी बनेंगे। इस तरीके का एरो जानते हो आप, ये वाला, इसको हम क्या बोलते थे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का अर्थ होता है उत्क्रमणीय। तो यदि हम हैलोजन क्या ले लें, आयोडीन ले लें, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, उत्क्रमणीय हो जाती है। तो इसमें जो HI बनता है ना, उस वजह से ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। तो हम HI का क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो I की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1, यहाँ कितनी हो गई, 0। तो अब हम क्या करते हैं, HI को, यदि हम इस अभिक्रिया में आयोडीन को लेंगे, फिर से सुन लीजिए, F2 को ले नहीं सकते, क्योंकि F2 की अभिक्रियाशीलता क्या होती, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन युक्त कंपाउंड बनेंगे नहीं। अब हमने कहा कि यदि हमने I2 ले लिया, आयोडीन ले लिया, तो आयोडीन लेने का अर्थ यह है कि यह अभिक्रिया हो गई उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल हो गई। ठीक है, अब आयोडीन लेने पर यह अभिक्रिया रिवर्सिबल हो गई, तो हमारे इस अभिक्रिया में जो HI बना, उस HI को हम ऑक्सीकृत करने के लिए, इस HI का ऑक्सीकरण करने के लिए हम इसमें प्रबल ऑक्सीकारक मिलाएंगे। क्या मिलाते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कि HNO3 और HiO3 मिलाते हैं। मैंने क्या बोला कि यदि हम इस अभिक्रिया में आयोडीन लेंगे तो ये अभिक्रिया रिवर्सिबल हो जाएगी और इस अभिक्रिया में क्या बन जाएगा, HI। और HI को ऑक्सीकृत करने के लिए हम इस अभिक्रिया में प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 और HiO3 मिलाते हैं। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI को, जो उत्पन्न हुआ ना HI, उसको ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण कर्मक जैसे HNO3 HiO3 की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए इस पूरी लाइन को। तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एरीन का विरचन। ठीक है, अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं हेलो एरीन की। पहली हो गई इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा, दूसरा है हमारा एमीन से सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा। हमने एक शब्द बोला एमीन, एमीन मतलब जहाँ क्या जुड़ा हो, NH2 ग्रुप, जैसे OH जुड़ा होता है जिन कंपाउंड में उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। जहाँ क्या जुड़ा हो, CHO, तो वो एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, जहाँ पर C डबल बॉन्ड OC जुड़ा हो वो कीटोन होते हैं, जानते हैं ना, आप कक्षा 11 में सब पढ़ चुके हैं। तो एमीन कौन से कंपाउंड होते हैं, जिन कंपाउंड में NH2 ग्रुप होता है। तो एमीन क्या होती है, NH2 ग्रुप होता है एमीन में। अब यहाँ पर देखिए कि ये NH2 ग्रुप है,
ठीक है। और ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से, इसलिए ये हमारी प्राथमिक एमीन है। ये क्या है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन बोले या 1 डिग्री एमीन बोले, चलो प्राथमिक ही बोल देते हैं। ये हमारी कैसी एमीन है, प्राथमिक एमीन। क्यों है प्राथमिक एमीन, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा, यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा, तो ये हमारी कौन सी एमीन हो गई, द्वितीयक एमीन हो गई। और आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये कौन सी एमीन हो गई, तृतीयक एमीन। तो आपने सीखा कि एमीन में NH2 ग्रुप उपस्थित होता है, और यदि इस NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से जुड़ता है तो ये एमीन का वर्गीकरण है। यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन 2 कार्बनों से जुड़ा होगा तो द्वितीयक एमीन, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो तृतीयक एमीन। अच्छा, आप यहाँ पहचानिए ये कौन सी एमीन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। और ये किससे जुड़ा, यहाँ इस कार्बन से। यहाँ कितने कार्बन है, एक ही तो कार्बन है, देखिए ये नाइट्रोजन है और यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर कार्बन होता ना, तो यहाँ ये भी क्या हुई हमारी एक, ये भी हमारी एक प्राथमिक एमीन है। लेकिन ये कैसी प्राथमिक एमीन है, एरोमेटिक। ये प्राथमिक एमीन तो है लेकिन एरोमेटिक। और ये वाली क्या थी, एलिफेटिक। ये क्या थी हमारी, ये हमारी एलिफेटिक एमीन थी। ये तीनों हमारी एलिफेटिक एमीन थी। और ये हमारी क्या है, प्राथमिक एमीन तो है लेकिन कौन सी वाली, एरोमेटिक है, एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। आप ये बताइए ये वाला जो नाइट्रोजन है ये कैसी एमीन है, ये NH2 ग्रुप जुड़ा ये एमीन है कि कैसी एमीन है। इसमें नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा, जल्दी बताइए सोच के, इसमें नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा। तो क्या ये प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है कि तृतीयक एमीन है, जल्दी बताइए। ये आपकी प्राथमिक एमीन होगी, सोचिए आप, क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी हमारी क्या है, प्राथमिक एमीन। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एमीन क्या होती है। NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड को हम एमीन कहते हैं। और एमीन का वर्गीकरण कि यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राथमिक एमीन, 2 कार्बन से जुड़ा होगा द्वितीयक एमीन, 3 कार्बन से जुड़ा होगा तृतीयक एमीन। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे, एमीन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन बनाने की विधि। हेलो एरीन बनाने की विधि, तो हेलो एरीन किससे बना रहे हैं हम, एमीन से। तो एक वो भी कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा। तो यहाँ क्या करते हैं हम, एक प्राथमिक एमीन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्राथमिक एमीन। देखिए ये नाइट्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से, सिर्फ एक कार्बन से, तो ये हमारी प्राथमिक एमीन है। वो भी कैसी वाली, एरोमेटिक। तो हम बोल सकते थे इसको एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। और इसका नाम वैसे क्या है, प्राथमिक एमीन तो है एरोमेटिक वाली, लेकिन इसका नाम क्या है, एनिलीन है ये। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली हुई प्राथमिक एमीन लेते हैं। ये जो प्राथमिक एमीन लेनी है हमें, ये किस में लेनी है, ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली हुई। ठीक है, ठंडे जल में, जलीय खनिज अम्ल में, ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली हुई हम एनिलीन लेते हैं। और इस एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट के साथ करा देते हैं। देखो ये अम्ल लिया यहाँ पर, तो हम इस अभिक्रिया में क्या लेते हैं, प्राथमिक एमीन लेंगे, द्वितीयक तृतीयक एमीन नहीं देता है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया में क्या लेते हैं, प्राथमिक एमीन। और हमने आपको समझा दिया कि प्राथमिक एमीन होती क्या है। और करेंगे क्या, सेंडमायर अभिक्रिया में हम खनिज अम्ल में घुली प्राथमिक एमीन को लेंगे और इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से करा देंगे। तो जैसे ही हम सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं तो यहाँ पर एक उत्पाद प्रोडक्ट बनता है जिसमें कौन सा ग्रुप होता है, N2X ग्रुप होता है। और ये बेंजीन है और N2X ग्रुप, मतलब इस ग्रुप को बोलते हैं हम डाईएजोनियम। क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड, क्योंकि X भी है ना, इसको डाईएजोनियम, तो बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड एक उत्पाद बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक प्राथमिक एमीन लेते हैं खनिज अम्ल में घुली हुई और उसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जो क्या होता है, डाईएजोनियम साल्ट होते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं कि डाईएजोनियम लवण बनते हैं। ये क्या बनते हैं, डाईएजोनियम साल्ट, लवण बनते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। तो ये डाईएजोनियम जो साल्ट होते हैं, ये जो डाईएजोनियम लवण होते हैं, ये अस्थायी यौगिक होते हैं।
अस्थाई का अर्थ जानते हो, स्थायी नहीं होते, टूट जाएंगे। डाइअजोनियम लवण अस्थाई यौगिक होते हैं। इन्हीं डाइअजोनियम लवण का उपयोग हम हेलोएरिन के निर्माण में करते हैं। तो एमीन से हम सेंडमायर अभिक्रिया के द्वारा हेलोएरिन बना रहे थे। क्या बना रहे थे? हेलोएरिन। लेकिन पहले हुआ क्या, एमीन से क्या बन गया? डाइअजोनियम लवण बन गया। और ये डाइअजोनियम लवण होता है अस्थाई। इस डाइअजोनियम लवण की सहायता से हम हेलोएरिन बनाते हैं। तो सबसे पहले अब करते क्या है कि ताजा बना हुआ, ये ताजा बना हुआ हम डाइअजोनियम लवण लेते हैं। ये बनाया ना जो भी हमने एनिलीन और प्राथमिक एमीन से और सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया से ये ताजा डाइअजोनियम लवण बना। इस ताजे डाइअजोनियम लवण की अभिक्रिया हम क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड ले लें या हम क्यूप्रस ब्रोमाइड का विलयन को मिलाते हैं। इस डाइअजोनियम लवण के सॉल्ट में हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड का विलयन मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि डाइअजोनियम समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। डाइअजोनियम समूह का क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन, और इसकी जगह क्या आ जाता? Cl और Br। मतलब कि इस लवण में जब हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड मिलाते हैं तो इस ग्रुप का प्रतिस्थापन या तो क्लोराइड के द्वारा या ब्रोमाइड के द्वारा हो जाता है। जैसे हमने ये लिखा डाइअजोनियम लवण ले लिया और इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड से करा दी। हैलाइड क्योंकि एक्स बोला तो हैलाइड बोलेंगे, और एक्स क्या हो सकता है? या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड। जब हम एक्स क्लोरीन लेंगे एक्स की जगह तो ये क्या बनेगा? क्यूप्रस क्लोराइड। और जब एक्स क्या लेंगे? Br, तो ये क्या होगा? क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो होगा क्या कि ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित किसके द्वारा? या तो Cl के द्वारा या Br के द्वारा। मतलब ये अभिक्रिया मान लो कि हमने ये ली है, ये हमारी एक क्या है? डाइअजोनियम साल्ट है। ये हमारा डाइअजोनियम साल्ट है और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी मान लो क्यूप्रस क्लोराइड से। किससे करा दी? क्यूप्रस क्लोराइड से। ठीक है। अब तो होगा क्या, ये क्लोराइड क्या करेगा? इस पूरे ग्रुप का प्रतिस्थापन कर देगा। तो यहाँ आकर ये क्या होगा कि ये Cl जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? Cl। और N2 कहाँ निकल जाएगी? बाहर। ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे तो ये पूरा N2 ग्रुप Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया है और यहाँ लिख दिया कि XCl या Br हो सकता है। Cl वाली हमने कर दी, Br वाली भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ आता है कि आयोडीन के द्वारा डाइअजोनियम के प्रतिस्थापन के लिए, हाँ सुनिए, अगर हम यहाँ X को I लें, क्या लें? X को I मतलब आयोडीन लें, तो हमें क्यूप्रस हैलाइड लेना ही नहीं पड़ता है। जैसे हम यहाँ Cl ले रहे हैं तो हमें क्यूप्रस क्लोराइड लेना पड़ रहा। ठीक है। ये हमें Cl वाला बनाना है तो क्या लेना पड़ा? क्यूप्रस क्लोराइड। Br बनाना है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना। यदि हमें आयोडीन वाला बनाना है तो हमें क्यूप्रस आयोडाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ किसकी उपस्थिति चाहिए? Ki की। तो आयोडीन के द्वारा जब हमें किस डाइअजोनियम का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, हम डाइअजोनियम समूह का प्रतिस्थापन कर रहे हैं किसके द्वारा? X ग्रुप के द्वारा। ठीक है। तो जब X क्या होगा? Cl और Br होगा, तब तो हम C2X2 लेते हैं, क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं। लेकिन जब हम इस डाइअजोनियम समूह का प्रतिस्थापन आयोडीन के द्वारा कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? आयोडीन के द्वारा, तो हमें क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। ये अभिक्रिया में सिर्फ क्या चाहिए पड़ता है? हमें पोटेशियम आयोडाइड चाहिए होता है। देखिए आप ये अभिक्रिया, ये बन गया I वाला। ये पूरा ग्रुप किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया? आयोडीन के द्वारा, I के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हमें C2I2 लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा, सिर्फ क्या लेना पड़ा? KI। ठीक है। तो आज हमने हेलोएरिन बनाने की अभिक्रिया पढ़ी, वो भी कितनी? 2 विधियां पढ़ी। एक तो हाइड्रोकार्बन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन के द्वारा और दूसरी एमीन की सेंडमायर